नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मास्टर की ऑफ जनरल नॉलेज पर। दोस्तों, जैसा कि हम पिछली वीडियो में जो कक्षा 10 की NCERT है सामाजिक विज्ञान की, उसका जो भूगोल सेक्शन है उसमें जो है अध्याय 1 संसाधन और विकास के 2 पार्ट कर चुके हैं। अब हम उसी पार्ट को आगे बढ़ाते हुए उसी पार्ट में जहां तक पढ़ा था, जहां तक मुझे याद है भारत में संसाधनों का नियोजन तक हम कर चुके थे, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे संसाधनों का संरक्षण। संसाधनों का संरक्षण दरअसल विकास के क्रम में जो पर्यावरणीय, सामाजिक, आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उनसे बचने के लिए संसाधनों का संरक्षण बहुत जरूरी है। अगर हम संसाधन का संरक्षण नहीं करेंगे तो हमारी जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं वो बढ़ती जाएंगी, जो सामाजिक समस्याएं हैं वो बढ़ती जाएंगी, आर्थिक समस्याएं जो हैं वो बढ़ती जाएंगी। कैसे बढ़ती जाएंगी, अब इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। पर्यावरणीय समस्याएं, जैसे हम संसाधनों का अंधाधुंध जो है प्रयोग करते जा रहे हैं, लेकिन अब अगर अंधाधुंध प्रयोग करते जाएंगे तो इससे होगा क्या, पर्यावरणीय क्षति पहुंचेगी, पर्यावरणीय क्षति पहुंचेगी। सामाजिक जो है परेशानी क्या आएगी या सामाजिक समस्या क्या आएगी? सामाजिक समस्या ये आएगी कि कुछ लोग क्या है संसाधनों का बहुत अंधाधुंध प्रयोग करते जा रहे हैं और वो अमीर होते गए, लेकिन समाज का एक तबका ऐसा भी है जहां पर उन संसाधनों का एक टुकड़ा भी नहीं पहुंच पा रहा है, तो वो विकास की दौर में क्या हो रहा है, पिछड़ते जा रहे हैं। और आर्थिक समस्याएं भी यही हैं कि कुछ लोग अमीर होते जा रहे हैं, कुछ लोग गरीब होते जा रहे हैं। तो इन सभी समस्याओं से बचने के लिए संसाधनों का संरक्षण जरूरी है। संसाधनों का संरक्षण, या फिर इसको अगर सरल भाषा में कहें तो संसाधनों को बचाना। संसाधनों को बचाना, संसाधनों को अगर हम आज बचाएंगे तभी वो हमें कल उपयोग में आएंगे। अगर हम खाना बाई चांस हम मान के चलते हैं, खाना अब घर पे पैदा हुआ, धान और गेहूं पैदा हुआ है, अब हम उसको एक ही दिन बनाकर खा लें या भंडारा कर दें तो हमारे कल का क्या होगा? तो धान और गेहूं की तरह हमारे संसाधन भी हैं, हमें इनको जरूरत के अनुसार, जैसे हमें आज थोड़ा खाने की जरूरत है तो हम थोड़ा पकाएंगे, है बात कि नहीं? और हमें अगर बाई चांस 4-5 लोग आ गए तो 4-5 किलो की, ये नहीं पूरी बोरी हम उसको पका लेंगे, नहीं ना, जितनी आवश्यकता है उतना ही तो पकाएंगे। तो उसी प्रकार संसाधनों का भी प्रयोग करना चाहिए, हमें उनको भी बचाना चाहिए। अगर हम उनको बचाएंगे तो हमारी जो आने वाली पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक समस्याएं हैं उनसे हम क्या होंगे, धीरे धीरे निजात पाएंगे। जो समस्या कल आने वाली थी उसको हम क्या करेंगे, पीछे पुश करेंगे। जैसे हम अंधाधुंध प्रयोग करते जा रहे हैं पेट्रोल डीजल का, पता लगा हमें जरूरत नहीं लेकिन हम बाइक दौड़ा रहे हैं बिना फालतू के, तो इससे होगा क्या, जो पेट्रोल खत्म होने वाला होगा 50 साल बाद, वो अभी 20 साल बाद खत्म हो जाएगा। जो समस्या आने वाली होगी 50 साल बाद, वो अभी 20 साल बाद ही आ जाएगी। तो इन सब से बचने के लिए हमें संसाधनों का संरक्षण जरूरी है। अब संसाधनों के संरक्षण के लिए हम बात करेंगे तो 1987 में ब्रंटलैंड कमीशन एक बना था। ब्रंटलैंड कमीशन बना था। उसने क्या किया था, उसने एक रिपोर्ट दी जिसमें किसका उल्लेख था, संसाधनों के संरक्षण का व्यापक उल्लेख किया गया था कि कैसे हम संसाधनों को बचा सकते हैं अपने आने वाले भविष्य के लिए, ठीक है, अपने आने वाले भविष्य के लिए। और इसकी पूर्ति के लिए कि संसाधनों का संरक्षण कैसे हो, इसकी पूर्ति के लिए सतत विकास की अवधारणा को उचित बताया गया। अब ये सतत विकास की अवधारणा क्या होती है, इसको हम पिछले भाग में पढ़ चुके हैं, है बात नहीं? अब हमने दुनिया का तो देख लिया, लेकिन भारत में एक जानी मानी हस्ती थी, इसका नाम क्या था, महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। वो संसाधन के संरक्षण के विषय में क्या कहते थे? तो
गांधी जी के अनुसार अगर हम बात करें तो गांधी जी एक बात कहते थे, क्या कहते थे कि हमारे पास व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए तो बहुत कुछ है, यानी हम आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। अगर किसी को थोड़ा खाना है तो हम उसको खाना दे सकते हैं, और किसी को थोड़ी, जैसे बाई चांस एक बच्चा है ना, उसको चाहिए कि उसका पेट जो है 100 ग्राम भोजन में भर जाएगा, तो उसको 100 ग्राम उसके लिए है, हमारे पास उपलब्ध है। लेकिन वो कहे नहीं मुझे 5 किलो चाहिए, लेकिन हम खा ही 100 ग्राम ही सकते हैं और बाकी फेंक देंगे। तो यही बात महात्मा गांधी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, हमारे पास व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए पर्याप्त नहीं है। किसी की लालच की संतुष्टि के लिए, अब वो बच्चा क्या था, उसने लालच उस मांग लिया कि हम बहुत दिन तक अब इसको खाएंगे, तो पर्याप्त भोजन लालच की पूर्ति के लिए, लालच की संतुष्टि के लिए पर्याप्त भोजन नहीं था। हाँ, वो आज 100 ग्राम खाता तो उसके 100 ग्राम खाने भर का भोजन था। अर्थात महात्मा गांधी जी कहते थे कि हमारे पास पेट भरने के लिए तो है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। पेटी भरने का मतलब लालचवश संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हो, अथाह पैसा कमा रहे हो और बाकी लोगों का शोषण कर रहे हो, तो ये चीज, इसके लिए संसाधनों की कमी पड़ जाएगी, क्योंकि इंसान का लालच कभी नहीं पूरा होता। और गांधी जी इससे साफ होता है, एक बात साफ होती है, क्या होती है कि गांधी जी बृहत उत्पादन मतलब बहुत ज्यादा उत्पादन के सख्त खिलाफ थे। और गांधी जी चाहते थे कि सभी लोग है ना अपनी जरूरत का सामान बनाए, यानी वो जन समुदाय के द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे और अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे। कौन? गांधी जी। गांधी जी भी चाहते थे कि, क्या चाहते थे कि आवश्यकता के अनुसार ही संसाधनों का उपयोग हो, ये नहीं कि फालतू में कोई चीज बहा रहे हो, फेंक रहे हो, नहीं, हमेशा जितनी आवश्यकता है उतने ही संसाधन खर्च करो। आई बात समझ में? तो ये चीज, ये था संसाधनों का संरक्षण। हमने अभी तक जो है संसाधनों का संरक्षण पढ़ लिया है। अब हम जो आगे पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक है भू संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। भू संसाधन जो है एक अति महत्वपूर्ण संसाधन है। यदि भूमि ही ना होती तो हम लोग ना होते, हम लोग कहीं पानी में तैर रहे होते हैं। तो भूमि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है, महत्वपूर्ण भी है, और ये इस जो है प्रकृति के द्वारा दिया गया है। ये महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन कह सकते हैं हम इसको। इस पर जो है मानवीय जीवन, प्राकृतिक वनस्पति, परिवहन एवं संचार, वन्य जीवन, आर्थिक क्रियाएं, ये सभी इसी पर आधारित है। अगर हम बात करें मानव जीवन, अगर हम लोग कल्पना करें कि अगर भूमि ना होती तो क्या मानव जीवन संभव हो पाता? नहीं ना। अगर भूमि ना होती तो जो वन्य जीवन है, वन्य जीवन की बात करें, जो जंगली जानवर हैं, जो जीव जंतु हैं, वो क्या जीवित रहते हैं? केवल वही जीवित रहते हैं जो जल में रहते हैं, लेकिन जल भी कहाँ है? भूमि पर ही तो है। तो वन्य जीवन भी संभव ना होता। प्राकृतिक वनस्पति जितने भी पेड़ पौधे हम देख सकते हैं वो कहाँ है? भूमि पर है, भू पर है। परिवहन एवं संचार, ट्रेनें कहाँ चलती हैं? भूमि पर चलती हैं। गाड़ियां कहाँ चलती हैं? भूमि पर चलती हैं। संचार, हम लोगों से बातचीत करना हुआ, फोन लेकर टावर वावर कहाँ लगे हुए हैं? सब भूमि पर लगे हुए हैं। आर्थिक क्रियाएं दरअसल उन्हें कहते हैं जिनसे धन का अर्जन होता है या जिनसे संपत्ति का अर्जन होता है। ये कह सकते हो संपत्ति का
अर्जन होता है, वो क्या कहलाती है? आर्थिक क्रिया कहलाती है। तो जितनी भी अगर भूमि ना होती तो क्या जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हो पाती? नहीं हो पाती। है बात की नहीं? अब तो ये सभी जो क्रियाएं हैं, चाहे उसको मानव जीवन को ले लो, वन्य जीवन को ले लो, प्राकृतिक वनस्पति को ले लो, परिवहन एवं संचार को ले लो, आर्थिक क्रियाएं ले लो आदि, वो सब किस पर आधारित हैं? भू संसाधन पर आधारित हैं। लेकिन अब हम आगे बात करेंगे कि भू संसाधन क्या है? सीमित संसाधन। क्या भूमि को घटाया बढ़ाया जा सकता है? नहीं, वो एक सीमित संसाधन है। जनसंख्या भले बढ़ जाए लेकिन भूमि नहीं बढ़ेगी। इसलिए इसका प्रयोग जो है बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से किया जाए। ये नहीं कि हमें जो है खेती कर रहे हैं तो योजनाबद्ध तरीके से कि हमने खूब लंबा खेत बना दिया और उसमें बहुत दूर दूर उसमें बीज बो दिए, है ना। तो इससे ऐसा प्रयोग नहीं करना है। हमें चाहिए कि इसका ये चीजें हमें कितनी क्वांटिटी का सीड पड़ेगा, है ना, कितनी खाद डालनी है, कैसे बोना है, ये सब चीजों की पहले योजना बनानी होगी, जिससे कम भूमि में ज्यादा उत्पादन हो जाए। बिल्डिंग को कैसे बनाना है जिससे कम जगह में ज्यादा लोग रह सके। जैसे अभी तक हम लोगों ने देखा है कि मल्टी फ्लोर बिल्डिंग बनती है, थोड़ी सी जगह में फ्लोर के ऊपर फ्लोर, फ्लोर के ऊपर फ्लोर बनाते चले जाते हैं, जिससे उस थोड़ी ही जगह में क्या होता है, बहुत सारे लोग रह लेते हैं, कई सारे फ्लैट बन जाते हैं। लेकिन अगर सोचो, अगर उन फ्लैटों को भूमि पर एक एक महले का घर बनाया जाता, एक वन फ्लोर का बनाया जाता, तो वो कितनी दूर फैलते, बहुत दूर, बहुत भूमि कवर करते हैं ना। लेकिन उनका योजनाबद्ध तरीके से उपयोग किया गया है वहां पर भूमि का, इसलिए क्या हुआ, कम भूमि में ज्यादा लोग रह पाते हैं। अगर हम भारत के भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो भारत के भौगोलिक क्षेत्र में 27% जो है वो पठार है। जो खनिज हो गया, जीवाश्म ईंधन हो गया, वन हो गए, है ना, वनों के अपार भंडार, इनसे क्या है, परिपूर्ण है, भरा हुआ है इन सब चीजों से। 30% की बात करें तो 30% भारत में जो है नदियां, पर्वत हैं, है ना, 30% में पर्वत है, जो कि 12मासी नदियों एवं पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करते हैं। लगभग का जितनी भी 12मासी नदियां हैं, चाहे उनमें गंगा को ले लें, यमुना को ले लें, ब्रह्मपुत्र को ले लें, या फिर नेपाल या बिहार में बहने वाली जो नदियां हैं, उत्तर प्रदेश में बहने वाली जो नदियां हैं, लगभग का पर्वत से ही निकलती हैं। अगर हम वो झेलम, चेनाब, ये सारी नदियां अगर हम देख लें तो कहां से, हिमालय पर्वत से निकल रही हैं। तो भारत के 30% में पर्वत है, जो 12मासी नदियों एवं पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है। बाकी बचा 43% वो मैदानी क्षेत्र है। क्या है, मैदानी क्षेत्र है, जिस पर खेती होती है और बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, मिलें बनी हुई हैं, शहर बसे हुए हैं, जो कि क्या करते हैं, कृषि एवं उद्योग के विकास में सहायता करते हैं। तो कह सकते हैं जो 43% मैदानी क्षेत्र है वो कृषि एवं विकास में सहायक है। तो अब हम लोगों ने भू संसाधन के बारे में पढ़ लिया। अब हम भूमि की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे, भूमि की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। अगर बात करें भूमि की पहली विशेषता क्या है, तो वो है सीमित क्षेत्र। क्या हम भूमि को घटा बढ़ा सकते हैं? घटा बढ़ा सकते हैं? नहीं ना, घटा भी नहीं सकते और बढ़ा भी नहीं सकते, लेकिन इसका योजनाबद्ध तरीके से उपयोग कर सकते हैं, है ना। तो भूमि की पहली विशेषता हो गई कि भूमि एक सीमित क्षेत्र है। अगर हमने देख लिया दुनिया के नक्शे पर, अगर 71% जल है और 29% भूमि है, तो 29% ही रहेगी, कि उसको हम बढ़ा सकते हैं? नहीं बढ़ा सकते ना। तो भूमि एक सीमित क्षेत्र है। अगली जो है विशेषता क्या है, प्रकृति की निःशुल्क देन। प्रकृति की निःशुल्क देन।
अगर प्रकृति की निःशुल्क देन की बात करें तो क्या भूमि हम लोगों ने किसी से खरीदी है? भगवान को पैसे देकर खरीदी है? नहीं ना, हमें प्रकृति ने उपलब्ध कराई है। हम लोगों ने जंगलों को काटा, प्रकृति का नाश किया, उससे भूमि छीन ली। इसको छीनना ही तो कहेंगे। क्या जो धरती माँ है वो चाहती थी कि हम नहीं, हमारे पेड़ पौधे को काट दो और तुम बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल मल्टी फ्लोर बिल्डिंग बना लो, फैक्ट्रियां लगा दो, जहर फेंको नदियों में? नहीं ना, ये हमें कहां से मिली है? प्रकृति से निःशुल्क मिली है। यानी इसके लिए हमने कोई प्रकृति को भुगतान नहीं किया है और उससे छीना ही है। अनासवान, अगली विशेषता क्या है? अनासवान। इसका मतलब यह हुआ कि भूमि को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, केवल इसके प्रारूप को बदला जा सकता है, इसकी आकृति को बदला जा सकता है। भूमि है, हमने खोद कर कुआं बना दिया, तालाब बना दिए, पर्वत था उसको काट काट के मैदान बना दिया, केवल उसकी आकृति को बदल सकते हैं, लेकिन इसको नष्ट या उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। अब अगली विशेषता क्या है? वो है अचल अथवा गतिहीन। अचल अथवा गतिहीन। अब हम एक छोटा सा उदाहरण बताते हैं। तुम्हारा खेत है, मान के चलो। अब तुम उससे सुबह गए, कह दिए नहीं खेत भाई तुम यहां न रहो, चलो हमारे घर चलो, तो क्या वो चला आएगा? नहीं आएगा ना, खेत तो वहीं रहेगा। तो भूमि क्या है? गतिहीन है। और ये क्या है? अचल, मतलब एक ही जगह पर रहने वाली है ना। अब पता चला तुम चले गए दुबई, तो क्या खेत को भी दुबई लेकर जाओगे? नहीं ना। भूमि एक अचल संपत्ति है। क्या है? अचल संपत्ति है। भूमि क्या है? अचल संपत्ति है। अगली विशेषता है स्वरूप एवं गुणों में विविधता। स्वरूप एवं गुणों में विविधता। स्वरूप एवं गुणों में विविधता का मतलब यह हुआ कि हर एक जगह की भूमि का स्वरूप अलग अलग है। गुण में विविधता मतलब कहीं पर लाल मिट्टी पाई जाती है, कहीं पर काली मिट्टी पाई जाती है, कहीं पर दोमट मिट्टी पाई जाती है, कहीं पर लेटेराइट पाई जाती है, कहीं पर पर्वतीय मृदा पाई जाती है। तो क्या है? स्वरूप एवं गुणों में विविधता है। कहीं पर लाल मिट्टी पाई जाती है, कहीं पर पीली मिट्टी पाई जाती है, अनेकों प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। और ये चीज जानते हो ना कि हर एक मिट्टी के गुण अलग अलग होते हैं। हर एक मिट्टी के गुण अलग अलग होते हैं। अगली जो विशेषता है वो है बहुउपयोगिता। क्या है? क्या भूमि का उपयोग हम सिर्फ कृषि के लिए करते हैं? नहीं, भूमि का उपयोग हम कई चीजों के लिए कर सकते हैं। सड़क बनाने के लिए कर सकते हैं, एयरपोर्ट बनाने के लिए कर सकते हैं, रेलवे स्टेशन बनाने के लिए कर सकते हैं, रेल की पटरियां बिछाने के लिए कर सकते हैं, नहरें खोदने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं, बड़े बड़े उद्योग लगाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो भूमि की क्या है? बहुउपयोगिता है। भूमि की क्या है? बहुउपयोगिता है। ये समझ में आया? भूमि की विशेषताएं समझ में आई? क्या क्या विशेषताएं थी? सीमित क्षेत्र, प्रकृति की निःशुल्क देन, अनासवान, अचल अथवा गतिहीन, स्वरूप एवं गुणों में विविधता, बहुउपयोगिता। ये इतनी सारी विशेषताएं भूमि की हो गई। इनको याद रखना। बोर्ड में पूछता है कि भूमि की विशेषताएं लिखिए, तो यहां से जो है लिख सकते हो। हमने केवल क्या है टॉपिक बता दिए हैं, यहां से तुम समझ कर लिख सकते हो। सीमित क्षेत्र के बारे में लिख सकते हो, प्रकृति की निःशुल्क देन के बारे में लिख सकते हो, अनासवान के बारे में लिख सकते हो, अचल अथवा गतिहीन के बारे में लिख सकते हो, ये चल नहीं सकती। स्वरूप एवं गुणों की विविधता की अलग अलग प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं और इसलिए भूमि का स्वरूप भी अलग अलग होता है। कहीं पर पर्वत है, कहीं पर क्या है मैदान है, कहीं पर पठार है। बहुउपयोगिता, इसका कई जगह पर भी उपयोग किया जा सकता है। ये सारी चीजें भूमि की विशेषताएं हो जाती हैं। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है भारत में भूमि उपयोग के प्रतिरूप। भारत में भूमि उपयोग के प्रतिरूप किस किस रूप में प्रयोग की जाती है? ठीक, पहला जो है वो है भौतिक कारक, कि किस प्रतिरूप का भूमि के रूप में उपयोग किया जाता है। जो भौतिक कारक है वो है जलवायु। जलवायु का मतलब
जहां पर अगर आर्द्र जलवायु है तो वहां पर भूमि की उपयोगिता क्या होती है, कम हो जाती है। क्या हम लद्दाख की बात करें अगर, तो लद्दाख में उतनी ज्यादा बिल्डिंगें, उतने ज्यादा लोग रहते हैं नहीं ना, वो वीरान पड़ा हुआ इलाका है। क्यों? वहां पर आर्द्र भूमि है, तो वहां की जलवायु कैसी है, आर्द्र है। कैसी है? आर्द्र है, जिसके कारण वहां की जो है भूमि की उपयोगिता क्या होती है, घट जाती है। दूसरी चीज है, अगर हम यहाँ मैदानी क्षेत्र के देखें तो यहाँ की जलवायु न ज्यादा गर्म है न ज्यादा ठंडी है, बिल्कुल नॉर्मल जलवायु है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक है और भूमि की उपयोगिता बढ़ जाती है। अगली चीज है मृदा के प्रकार। अब हमारे गंगा और यमुना के मैदानी क्षेत्र, इसको बोलते हैं दोआब क्षेत्र, इसके बीच में क्या पाई जाती है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जिसमें उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। इसलिए यहां पर जनसंख्या घनत्व, यहां पर लोग ज्यादा है, यहां पर भूमि का उपयोग ज्यादा होता है, इसलिए यहां पर भूमि की उपयोगिता बढ़ जाती है। वहीं पर अगर पर्वतीय मृदा है तो वहां पर जो क्या कहते हैं, अनाज की उपयोग उत्पादन क्षमता जो है वो कम होती है, इसलिए वहां पर भूमि की उपयोगिता घट जाती है। अगली है भू आकृति। सब लोग लगभग का, मुझे जहां तक पता होगा, प्लेन सरफेस पे रहना लोग पसंद करते हैं, इसलिए वहां पर जो है मैदानी क्षेत्रों में वहां पर क्या होता है, भूमि की उपयोगिता बढ़ जाती है और पर्वतों पर भूमि की उपयोगिता घट जाती है। इसलिए भू आकृति भी भारत में भूमि उपयोग के प्रतिरूप का एक कारक है। अगला है मानवीय कारक। इसके अंतर्गत जो है जनसंख्या घनत्व आता है। जहां पर जनसंख्या घनत्व अधिक होगा, लोग वहां पर भी रहना पसंद ज्यादा नहीं करते हैं, वहां से भी लोग धीरे धीरे पलायन करने लगते हैं कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र में। अभी हम बात करें दिल्ली में मुखर्जी नगर की, तो जितनी भी कोचिंगें थी लगभग का नोएडा शिफ्ट हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि वहां पर जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा हो चुका है, भीड़ बहुत ज्यादा लग जाती थी, इसलिए अब वो लोग कहाँ जा रहे हैं, अधिक जनसंख्या घनत्व से कम जनसंख्या घनत्व की ओर जा रहे हैं। अगली चीज है सांस्कृतिक कारक। जैसे सांस्कृतिक कारक ये है कि झारखंड की बात करें तो वहां पर जो ट्रिब्यूनल्स हैं और ट्राइब्स हैं, है ना, सॉरी ट्रिब्यूनल्स बोलते हैं, ट्राइब्स हैं यानी जनजातीय लोग हैं, वो अपना एक अलग क्षेत्र बनाकर रखते हैं। दूसरी चीज है प्रौद्योगिकी क्षमता। अब तुम्हारे पास पता चला ऐसी ऐसी मशीनें आ गई, तुमने पहाड़ को काट कर पूरा गायब करके शहर बसा दिया, है ना, तो ये भी डिपेंड करता है किस पर, भारत में भूमि उपयोग के प्रतिरूप पर। अब हम पढ़ेंगे भारत में भूमि उपयोग। जैसा कि बात करें, भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। भारत के क्षेत्रफल के जो है 92.2% भूमि के आंकड़े उपलब्ध हैं। बाकी के 8% का सवाल उठता है। तो सबको पता होगा कि चीन ने भारत की कुछ जमीन, जिसको अक्साई चीन के नाम से जानते हैं, उसको कब्जा कर रखी है। वैसे पीओके नाम की जमीन जो है उसको किसने, पाकिस्तान ने कब्जा कर रखी है। तो भारत सरकार के पास उन भूमि के जो आंकड़े हैं उनको वो उपलब्ध नहीं है, इसलिए भारत के पास सिर्फ कितने 92.2% भूमि आंकड़े उपलब्ध हैं। अब इस भूमि का उपयोग किस प्रकार होता है, जैसे कि हम पहले बात करें तो कृषि योग्य भूमि जो है भारत में वो कितनी है, 51% भूमि कृषि योग्य है, जिस पर कृषि होती है, जिस पर कृषि होती है। कितनी होती है? 51% भूमि पर कृषि होती है। कृषि का उपयोग जितनी भी व्यापारिक फसलें हो गई, जितनी भी खाद्य फसलें हो गई या जो औद्योगिक फसलें हो गई, उनका उत्पादन कृषि योग्य भूमि पर किया जाता है। दूसरी बात है, भारत में वन भूमि जो है, भारत के 21% भाग पर क्या है, वन भूमि, या 21% भाग पर वन है। लेकिन होना कितना चाहिए, तो 33% वन क्षेत्र होना चाहिए, जो कि मानक है। लेकिन अभी कितना है, 21% भाग पर ही वन बचे, बाकी वनों को बेखटाखट काट दिया। दूसरी बात है, वन भूमि का असमान वितरण है।
पठारी पर्वत जो क्षेत्र हैं वहां पर वन ही नहीं है। मैदानी क्षेत्र जो पर जो वन है उनको लगातार काटा जा रहा है। जिससे भारत का वन क्षेत्र क्या है, घट रहा है। इसलिए अब कितना होना चाहिए, 33 होना चाहिए, लेकिन बचा कितना है, 21 बचा है। तीसरा उपयोग है भूमि का, तो कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि है। कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि। अगर अनुपलब्ध भूमि की बात करें तो सबसे पहले चारागाह भूमि आती है। कौन सी भूमि आती है, चारागाह भूमि। दरअसल चारागाह उसे कहते हैं जहां हरी भरी घास के मैदान जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, चारागाह कहते हैं। जिनका उपयोग किसके लिए किया जाता है, जानवरों को चराने के लिए, केटल्स को चराने के लिए, जो पालतू जानवर होते हैं उनको जो चराने के लिए जगह होती है वो क्या होती है, चारागाह होती है। इसमें जो आता है स्थायी चारागाह, जिस पर किसका स्वामित्व होता है, ग्राम पंचायत व सरकार का स्वामित्व होता है। कुछ ऐसे जंगल होते हैं जहां पर, या फिर मैदान होते हैं जहां पर लोग अपने जानवरों को चराने ले जाते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, चारागाह बोलते हैं। जिन पर या तो ग्राम पंचायत का स्वामित्व होगा या फिर भारत सरकार का स्वामित्व होगा, राज्य सरकार का स्वामित्व होगा। अगर हम चारागाह की बात करें तो सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश, कहां, हिमाचल प्रदेश, इसके पास 23% भाग पर क्या है, चारागाह बने हुए। क्या बना हुआ है, चारागाह बना हुआ। सबसे अधिक चारागाह किसके पास है, हिमाचल प्रदेश के पास। कितने हैं, 23%। अब दूसरी अनुपलब्ध भूमि में आता है बंजर भूमि। बंजर भूमि उसे कहते हैं जिस पर कोई उपज ना होती हो, कोई उपज ना होती हो, यानी खेती भी की जाए तो उस पर उपज ना हो, उसे क्या बोलेंगे, बंजर भूमि बोलेंगे। इस पर क्या उगता है, घास, झाड़ियां, जो बबूल के पेड़ होते हैं या फिर कैक्टस, इस प्रकार के पौधे इस पर उगते हैं, या झाड़ियां जो होती हैं, जहरीली झाड़ियां, वो उगती हैं कहां, बंजर भूमि पर। और खासकर जो बंजर भूमि होती है वो कहां होती है, मैदानी क्षेत्रों में थोड़ी बहुत होती है, लेकिन पठारी क्षेत्रों में सर्वाधिक होती है। अब तीसरी जो अनुपलब्ध भूमि है वो है परती भूमि। परती भूमि ऐसी भूमि जिस पर 2 से 3 सालों में सिर्फ एक बार खेती की जाती है, बाकी सालों के लिए इसकी उर्वरता को बढ़ाने के लिए इसको परती छोड़ दिया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, परती भूमि। अगर वर्तमान में बात करें तो भारत में कितनी 7% भूमि क्या है, परती भूमि। क्या है, परती भूमि। अगला जो है वो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, जिसे क्या कहा जाता है, सकल कृषि क्षेत्र। जिसे क्या कहा जाता है, सकल कृषि क्षेत्र। या फिर ऐसा क्षेत्र जिसमें हर वर्ष खेती होती है या बोया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। अगर हम बात करें तो हरियाणा और पंजाब के पास सबसे ज्यादा है, कितना है, 80%। कितना है, 80%। शुद्ध बोया गया क्षेत्र 80% है। और सबसे कम अंडमान निकोबार और मिजोरम के पास है, कितना है, 10%। कितना है, 10%। तो भारत में भूमि के उपयोग कुछ इस प्रकार किया जाता है। ये आपके सामने जो फ्लो चार्ट बना हुआ है इसमें आप देख के आराम से बोर्ड पेपर में लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगली जो है टॉपिक है वो है भू उपयोग। भारत में जो भूमि उपयोग है उसमें जो है वर्ष 1960-61 से वर्ष 2014 और 15 के मध्य जो परिवर्तन हुए उनके बारे में हम एक नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले 1952 में बनती है राष्ट्रीय वन नीति, जिसमें भारत के जो क्षेत्र है उस पर 33% भौगोलिक क्षेत्र पर वन होना चाहिए, ऐसा निर्धारित कर दिया गया। यानी भारत सरकार को अभी भी वन लगाने की क्या है, आवश्यकता है। क्या है, आवश्यकता है। दूसरा परिवर्तन क्या हुआ, वन भूमि में कमी आई। वन भूमि में कमी आई। पहले ज्यादा थी, अब कितनी बची है, 21% बची है। दूसरा परिवर्तन क्या हुआ, कृषि भूमि में भी कमी आई। पहले तो कृषि भूमि बढ़ी, लेकिन फिर क्या हुई, कम हो गई। अगला, स्थायी चारागाह की भूमि में कमी आई। धीरे धीरे चारागाह लोग खेतों में परिवर्तित करते गए, चारागाह को खत्म करके उनको खेत बना दिया गया।
अभी अगर चले जाओ अपने आसपास ही देख लो, तो पहले जहां तुम लोग जानवरों को चराने जाते हो थे, वहां पर क्या हुआ, किस प्रधान जी ने क्या कर दिया, पट्टा कर दिया और उसको मेड़ होड़ बांध के उसको खेत में परिवर्तित कर दिया। जिससे क्या हुआ, चारागाहों में कमी आ गई। तो यहां तक का ये था भारत में भूमि उपयोग। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब बात आगे जो है